नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं दीपांशु आपके साथ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं कारागार विभाग मंत्री श्री टीकाराम जूली ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से बुधवार को सदन में ऐतिहासिक आम बजट तथा देश के अन्नदाताओं किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया। बजट में पानी, बिजली, चिकित्सा, रोजगार, सड़क, खेल, शिक्षा, महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों, पत्रकारों, दिव्यांग एवं औद्योगिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, पेयजल, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, डेयरी एवं पशुपालन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि अलवर जिले को बजट में विशेष सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को पानी उपलब्ध कराने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम की स्थापना की है, जिससे अलवर सहित प्रदेश के 13 जिलों के नागरिक लाभान्वित होंगे। बजट में प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात रही है। 32,000 से रेट परीक्षा बढ़ाकर 62,000 की गई है। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की गई है और अलवर में 100 बेड अस्पतालों में बढ़ाए गए हैं। निःशुल्क योजना जो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है और सभी इलाज फ्री कर दिए गए हैं और प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। और किसानों के लिए जो अलग से बजट की घोषणा अभी होने वाली है, तो उसके लिए प्रदेश में काफ़ी खुशी की लहर है। लोकप्रिय मंत्री हमारे टीकाराम जूली जी के यहाँ बजट का एक शानदार और ऐतिहासिक यहाँ लोग देख रहे हैं। राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री जी ने बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। चूँकि गांधी के नाम से प्रसिद्ध हमारे गांधीवादी मुख्यमंत्री जी ने गांधी के नाम से 250 करोड़ रुपए का म्यूजियम की भी घोषणा की है, 1200 टीचर्स की घोषणा की है, स्कूल खोलने की, गांधी स्कूल खोलने की घोषणा की है और चिरंजीवी योजना में जो लोग गरीब लोग थे उनका भी दायरा बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख का किया है। सारे निःशुल्क योजनाएं जो स्वास्थ्य सेवा है उनका विस्तार किया है। 1200 स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की है। किसानों के हित में भी घोषणा हुई होने वाली है। लगातार ये घोषणाएं ऐसी हैं जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी, क्योंकि कोविड के दौरान आम आदमी के धंधे और वगैरह सारे खराब हो चुके थे। ऐसी स्थिति में गरीबी से जो नीचे जूझ रहे हैं लोग, उनके स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है और चौथी बार लगातार ऐतिहासिक और शानदार बजट पेश किया जा रहा है। हमारे गहलोत जी ने आज जो विधानसभा में ये बजट की घोषणा की है वो बहुत अच्छी है। आम जनता के लिए भी बहुत सुविधा है और हमारे अलग से कृषि ग्रामीण मतलब किसान के लिए भी अलग से बजट निकाला है, बहुत अच्छा है ग्रामीण के लिए। और हमारे गहलोत जी ने जो आज बजट की घोषणा की है, नरेगा में एक पहले 100 दिन थे, आज 125 दिन बढ़ा दिए हैं और हमारे 18 जिलों में 19 जिलों में कन्या मतलब 36 कन्या विश्वविद्यालय की घोषणा की है खोलने की। और हमारे मुख्यमंत्री गहलोत ने जनता के लिए बहुत अच्छा बजट घोषित किया है। आज हम सबसे पहले तो अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देते हैं। इन्होंने ऐसा बजट पेश किया है सभी महिलाओं का, किसानों का, गरीब तबके का, मजदूर का, बेरोजगारों का और जिनका इलाज नहीं होते थे, अब गहलोत जी ने 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख बढ़ा दिया योजना को। और पहले भी बीजेपी केंद्र सरकार ने बजट करा था और बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं दिया। आज अशोक गहलोत ने सबको इतना दिया है। पहली बार ऐसा बजट है जिसमें सबको राहत वाला बजट मानते हैं इसको। आज इसने किसानों को लिए भी बहुत कुछ किया है, बेरोजगार को लिए 1 लाख जगह निकाली है और जो नरेगा का जो 100 दिन का कार्य था उनको 121 दिन का कर दिया। आज हम गहलोत जी ने वो काम किया है जो अभी तक कोई मुख्यमंत्री ने नहीं किया। राज्य सरकार का आम बजट व कृषि बजट बुधवार को पेश किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर से जुड़ी कई घोषणाएं की। प्रदेश भर की तुलना में अलवर में कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, लेकिन कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू कराने को क्रांतिकारी कदम बताया, जो कर्मचारी वर्ग के लिए बहुत बड़ी घोषणा रही। व्यापारी वर्ग ने कहा कि उनके लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं है। अलवर जिला लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार ने अलवर को कोई विशेष पैकेज नहीं दिया है। भाजपा के प्रतिपक्ष नेता सतीश यादव बोले कि ये केवल घोषणाएं हैं जो हमेशा ही गहलोत सरकार करती रही हैं, लेकिन घोषणाएं पूरी नहीं होती हैं। फिर भी अलवर के लिहाज से कोई बड़ी घोषणा भी नहीं है, लेकिन इससे पहले भर्ती रद्द होने को लेकर गुस्सा भी है। युवाओं की निगाह सिर्फ रोजगार पर है। रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मुहैया कराने की जरूरत है। देखिए, बजट से पहले बहुत उम्मीदें थी अलवर शहर की जनता को, और उम्मीदें इन बातों को लेकर के थी कि एक बहुत बड़ी मांग अलवर की
नगर परिषद को नगर निगम बनाने की, क्योंकि नगर निगम बनने से निश्चित रूप से बजट भी बढ़ता और जो शहर में जो विकास के काम अधूरे हैं उन कार्यों में भी गति आती। साथ ही आसपास का जो क्षेत्र शहर से जुड़ चुका है उनकी डिमांड रहती है, क्योंकि वहाँ सफाई का काम नहीं होता है, वहाँ रोशनी की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं रहती जो ग्राम पंचायतें हैं। अगर नगर निगम बनती तो निश्चित रूप से पूरे शहर का ही विकास होता और उससे ग्रामीण के जो आसपास के क्षेत्र हैं उन लोगों को भी फायदा मिलता। वो मांग अधूरी रह गई। उसके अलावा सबसे बड़ी मांग थी, लगातार पिछले कई वर्षों से इस बात की शहर में समस्या रहती है कि पानी अब एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है शहर में, लाइनें डल गई, टंकियां बन गई, लेकिन उन टंकियों में पानी कहाँ से आए, इस बात की कोई चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलवर शहर के लिए नहीं की। इसकी डिमांड की गई थी जनता द्वारा। माननीय विधायक जी ने जनता की मांग को देखते हुए पिछले दिनों गर्मियों में 45 डिग्री टेम्परेचर में भगत सिंह सर्किल पर 7 दिन तक वहाँ धरने पर बैठे, शहर के पार्षद उनके साथ बैठे, शहर की जनता वहाँ बैठी, लेकिन मुख्यमंत्री जी का इस ओर ध्यान नहीं गया। उन पानी की टंकियों को भरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। तो मैं मानता हूँ कि आने वाली गर्मियों में पानी की बड़ी समस्या होने जा रही है। इस बात की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए थी। बहुत से क्षेत्र ऐसे भी अभी बचे हुए हैं शहर में, अलवर शहर में। शहर बहुत पुराना शहर है, बड़ा शहर है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ जल मल निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ सीवर लाइन नहीं डली हुई है। वहाँ लोगों को रोजाना आए दिन झगड़े होते हैं जब वहाँ पानी को निकास को लेकर के। तो उस सीवर लाइन के लिए भी कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई, क्योंकि बड़ा काम है, उसमें मोटा पैसा लगेगा, लेकिन उसकी भी घोषणा नहीं हुई जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट में घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब हमारे शहर की छोटी छोटी 2-3 समस्याओं पर कोई भी घोषणा नहीं हुई तो शहर की जनता को तो निश्चित रूप से निराशा होगी, सभी पार्षद भी निराश होंगे। क्योंकि सर सड़कों, देखिए, सड़कों के लिए बिल्कुल घोषणा की गई है, पिछले साल भी घोषणा की गई थी, लेकिन उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि शहर का जो ऐसा क्षेत्र जो मंदिर माफिक, क्योंकि आधा शहर मंदिर माफिक क्षेत्र में बसा हुआ है, और वो जो पैसा है वो मंदिर माफिक क्षेत्र में, मुझे जो जानकारी उसमें नहीं लगता है। बाकी क्षेत्र में तो यूआईटी काम कर ही रही है, हाउसिंग बोर्ड काम कर ही रहा है। अगर वो पैसा मंदिर माफिक क्षेत्र में भी लगे तो निश्चित रूप से शहर की जनता को उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, चिकित्सा के क्षेत्र में घोषणा की गई है, जिसकी आवश्यकता भी थी, क्योंकि पिछले दिनों पूरी दुनिया ने जो महामारी देखी है और उसके बाद माननीय विधायक जी का इनका बजट भी लगभग चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। और अब जो घोषणा हुई निश्चित रूप से यहाँ जरूरत भी थी और ये होना भी चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में काम लगातार हो रहा है, पिछले 2 सालों से पैसा सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र में ही लग रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं चिकित्सा क्षेत्र के अलावा भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विकास का पैसा लगना चाहिए था, घोषणा होनी चाहिए थी। आपके हिसाब से जो बजट घोषणा पत्र है उसमें क्या खामियां रही है? मैं यही तो आपको बता रहा हूँ। बजट में जो अलवर शहर के नाते, क्योंकि हम शहर के पार्षद हैं तो हम शहर की बात करेंगे, तो शहर में ऐसी कोई भी शहर के लिए कोई घोषणा ही नहीं हुई, कोई बड़ी घोषणा, या यूं कहूँ शहर के लिए कोई भी ऐसी घोषणा हुई हो जो हम खुश हो सके, अलवर शहर के निवासी खुश हो सके। सब जगह घोषणाएं हुई, कहीं नगर पालिका बनी है, कहीं कुछ बना है, लेकिन अलवर शहर में तो कुछ घोषणा ही नहीं हुई कोई किसी। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट का पुलिंदा पेश किया है, केवल बजट नहीं है, पुलिंदा है। लगभग 3 घंटे तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में खड़े होकर बजट को पढ़ा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अलवर शहर को मात्र एक पार्किंग के पैसे के अलावा कुछ नहीं मिला है। अलवर शहर को जो बहुत लंबे समय से इंतजार था कि बच्चों का जो वार्ड है जनरल हॉस्पिटल के सामने, इसको अस्पताल का दर्जा मिलेगा। इसके अतिरिक्त मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र को किसी भी प्रकार की कोई रियायतें नहीं मिली जिसमें कोई उद्योग धंधे लगते और बच्चों को रोजगार मिलते। चिकित्सा क्षेत्र में कोई किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं हुई। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। अलवर में अगर देखें तो आज जिस प्रकार बाजारों की व्यवस्था है, उनको देखते हुए आज बाजारों में केवल और केवल जो व्यापार हैं वो सीजनल हैं, शादी विवाहों के अवसर के हैं या त्योहारों के हैं। कोई भी इस प्रकार का कोई हब बनाने की या कोई भी किसी मार्ट बनाने की जो सरकारी योजनाएं हैं जिससे अलवर की तरफ लोगों का रुझान बढ़े। अलवर में चूंकि अब मिनी सचिवालय जो बन रहा है, इसके बगल में जो अलवर के कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसके लिए 1 रुपये की घोषणा नहीं हुई, जबकि अगर कलेक्ट्रेट यहाँ आ जाएगा और कोर्ट वहीं रह जाएगी तो वकील लोगों के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो आधे टाइम यहाँ बैठेंगे, आधे टाइम वहाँ बैठेंगे, भागते भागते परेशान हो जाएंगे। क्लाइंट्स को परेशानी होगी क्योंकि किसी वकील का कोर्ट में पेशी चल रही है कलेक्टर के यहाँ, और दूसरी तरफ उनका नंबर आ गया
न्यायालय में, तो वो इधर से उधर कहाँ भागेंगे, जुडिशरी में। वकीलों के चैम्बर्स की भी हम सोच रहे थे कि शायद मुख्यमंत्री जी को ये ध्यान आ जाए, बहुत लंबे समय से ही मांग चल रही है, वो भी नहीं की गई है। मेरा मानना यह है कि बजट शून्य है अलवर शहर के लिए, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं है। लोक लुभावन जैसा जरूर लगता है, क्योंकि आने वाले अगले साल में चुनाव है, इसलिए अशोक गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री जी ने पेंशनर्स को भी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। तो और कुछ ऐसी घोषणाएं भी की हैं पूरे जिले भर में या राजस्थान में, जिनसे ऐसा लगे कि लोग उनके झांसे में आ जाएं। मेरा मानना तो ये है कि जब अलवर को कुछ नहीं मिला तो राजस्थान में हमको कुछ नहीं मिला। सर, शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ रीट अभ्यर्थियों के लिए 32,000 के जो पद थे उनको 62,000 कर दिया गया है, क्या दृष्टि से देखते हैं आप उसे? देखिए भाई, ये सरकार पेपर लीक सरकार है। जितनी मेहनत की थी बच्चों ने कोचिंग कर करके, उसकी भरपाई कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा की है कि हम फीस की भरपाई कर देंगे, या उनको अगर हमने आने जाने का कोई कूपन दिया था उसकी भरपाई कर देंगे। एक एक बच्चे ने 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपया कोचिंग पे खर्च कर दिया, उसकी भरपाई कौन? अशोक गहलोत जी करेंगे, शिक्षा मंत्री जी करेंगे। अभी तो ये भी तय नहीं है कि जो ये भर्ती निकालेंगे उस भर्ती में भी वापस पारदर्शिता होगी कि नहीं होगी। कहीं वो नाथी का बाड़ा जैसा हो गया काम, तो क्या होगा? अभी तक तो जिस प्रकार की स्थिति इन्होंने बना रखी है, आप देख लीजिए, आरएएस की परीक्षा को देख लीजिए, रीट को देख लीजिए। राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। अलवर को अगर आप देखेंगे तो यूआईटी और नगर परिषद, मैं ये कहना चाहता हूं राजस्थान में 300 कार्यवाही हुई है 365 दिन में। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं बीएल सोनी साहब को, एमएन दिनेश साहब को और उनकी पूरी टीम को। 300 से ज्यादा लोग तो रोजाना रिश्वत ले रहे हैं पूरे राजस्थान में। 300 से ज्यादा, 3,000 से ज्यादा ले रहे होंगे। 300 कार्यवाही अगर साल भर में हुई है पूरे राजस्थान में, तो ये ऊंट के मुंह में जीरा है। करने वालों को धन्यवाद देते हुए मैं डिमांड करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार को जीरो पे लाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरी जीरो टॉलरेंस है। किस तरह की जीरो टॉलरेंस है? अभी पिछले दिनों अलवर जिले के विधायकों ने बता दी थी किस तरह की जीरो टॉलरेंस है माननीय मुख्यमंत्री जी की। स्पष्ट बोले थे, अनेक विधायक बोले थे, जाके मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे। क्यों हम किसी का नाम लें, लेकिन कितनी टॉलरेंस है उनकी, जीरो है या 100 टॉलरेंस है, वो सारी जनता को पता है। पूरा राजस्थान आकर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आरएएस की भर्ती हो गई, उसमें पूरा राजस्थान पुकारता रहा, रीट में पुकारता रहा। ऐसा कौन सा काम है जो राजस्थान में भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ा हुआ है? राजस्थान में जितनी शराब की दुकानें आवंटित हैं, उससे 4 से 5 गुना शराब की दुकानें चल रही हैं, और सब चौकी और थानों के नीचे चल रही हैं। भ्रष्टाचार का एक नया आयाम और स्थापित हो जाएगा। अगर भ्रष्टाचार रोकने की स्थिति है, गुंडागर्दी रोकने की स्थिति है, अपराध रोकने की स्थिति है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी को स्वयं पहल करनी चाहिए। यही पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला था, चाहे पुलिस का हो चाहे प्रशासन का हो, जो हमारे राज्य में था। हमने अपराध को अलवर में जीरो करके दिखाया था। अगर अपराध बढ़ रहा है तो वो पुलिस अपना काम कर सकती है। पुलिस पर अगर राजनीतिक दबाव रहेंगे तो पुलिस कैसे काम करेगी? आप थाने खोल लो, चौकी खोल लो, आप एसपी 2 कर लो। हमने खूब डिमांड की थी, हमारी डिमांड पर 2 एसपी हुए। क्या लाभ निकला? कोई लाभ नहीं निकला, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है। जब ये उनको संरक्षण देंगे, आपको सब पता है अलवर शहर के चारों तरफ कौन लोग जिनको संरक्षण दिया हुआ है। अपराध करने वाले लोगों को अगर संरक्षण दिया हुआ है और उनके लिए बातचीत करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि चौकी थाने खोलने से अपराध कम नहीं होते। अपराध कम करने की शक्ति अगर हो तो अपराध समाप्त होते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में पूरे प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, व्यापारी, कर्मचारी, सबका ख्याल रखा गया है। और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया है। अब बजट की मैं आपको बात बताऊं, देखो अलवर जिले की बात करता हूं, पूरे राजस्थान की बात गिनाने मुझे 2 घंटे लगेंगे। अलवर जिले में बहरोड में जिला अस्पताल की घोषणा कर दी, बानसूर को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत कर दिया, बड़ौदा में किशनगढ़, राजगढ़, बहरोड में कन्या महाविद्यालय, माचाड़ी, रैणी, अलवर, कलसाडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत कर दिया, बानसूर के सीएससी को उप जिला अस्पताल बना दिया, बहरोड में जिला अस्पताल बना दिया। अलवर के केरवा, कोट कासिम, बानसूर, सैंतड़ी और आसपास 3 जगहों पर इंडस्ट्रियल एरिया, ये बहुत बड़ी बात है। इससे हमारे जिले के जो युवा है उनको यहाँ रोजगार मिलेगा। बानसूर में स्टेडियम की घोषणा कर दी, सलारपुर, ग्रेटर भिवाड़ी में आईटी, रेडीमेड गारमेंट, प्लग और प्ले सेंटर के रूप में विकसित किए जाएंगे। ग्रेटर भिवाड़ी में 150 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज सिस्टम का कार्य कर दिया। बिजली के लिए बहुत बड़ी घोषणा कर दी हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। 100 यूनिट तक की अगर बिजली है तो उसे 50 यूनिट फ्री कर दिए। 100 से 150 तक है तो उसका चार्जेज
3 रुपये प्रति यूनिट कर दिया, और 150 से ज़्यादा है तो 2 रुपये प्रति यूनिट कर दिया। इससे बड़ा और क्या दें। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है उसमें 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया, और 5 लाख का उसमें एक्सीडेंटल बीमा फ्री कर दिया। बहुत सारे विकास किए हैं। और अभी तो आप देखना, सबसे बड़ी बात यह है किसानों के लिए सबसे बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। एक किसानों के विकास के लिए एक राजस्थान में नहर निगम कृषि के लिए बनाया है, जिसमें पीने के पानी की व्यवस्था तो पहले कर ही रही है गवर्नमेंट। अब किसानों के लिए कृषि के लिए सिंचाई के लिए नहर आएगी, जिसमें 13 जिलों में अलवर जिला शामिल है। और एक बार नहर अलवर जिले में आ गए ना, यहाँ का किसान खुशहाल और संपन्न हो जाएगा। दूसरे सर, निश्चित रूप से जहां बात की जाए पूरे जिले की और राजस्थान की, आम जनता कह रही है कि बहुत ही अच्छा बजट राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया है, लेकिन शहर के जो नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं आपका विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि शहर के विकास के लिए किसी तरीके की बात नहीं हुई है। शहर को क्या मिला है? शहर को तो इतना मिल गया। देखिए, भंवर जितेंद्र सिंह जी पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 850 करोड़ रुपए के ESIC मेडिकल कॉलेज खुलाया। दूसरा मेडिकल कॉलेज का बहुत जल्दी शिलान्यास अभी भंवर साहब से करवाएंगे, वो अतिशीघ्र होने वाला है। जेल को यहाँ से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, जेल वाली जमीन में बन रहा है। इसके अलावा 6 फ्लाईओवर भंवर साहब ने बनवा दिए। बुलेट ट्रेन का प्लान भंवर साहब ने बनवाया था 28,000 करोड़ रुपए में, जो स्टेट का बजट, लेकिन केवल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने, बाबा बालकनाथ जी ने, इसलिए उसको सक्षम। पैरामिलिट्री फोर्सेज के 11 भर्ती सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए। और कोट कासिम में हवाई अड्डे का प्लान स्वीकृत भंवर साहब ने कराया था, उसको इन्होंने कैंसिल करा दिया। नहीं सर, सवाल ये है कि आज के बजट घोषणा, आज के बजट, हमारी जो पहली जो चीज स्वीकृत हुई पड़ी है ना, उन्हीं को केंद्र सरकार नहीं पूरी होने दे रही कि हमें नहीं मिल जाए। और अलवर शहर को तो क्या नहीं दिया, बहुत जल्दी अलवर नगर निगम बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। शहर को तो क्या नहीं दिया, बहुत जल्दी अलवर नगर निगम बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या माने इस तरीके की जो आपके द्वारा जो बड़ी घोषणा की जा रही है कि बहुत जल्द, तो क्या ये संभव हो पाएगा जो आप बता रहे हैं? बिल्कुल, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए निवेदन किया है। भंवर साहब ने भी किया है, माननीय हमारे दोनों मंत्रियों ने किया है, सभी विधायकों ने किया है, और हम सब ने भी किया है। उस दिन बजट को लेकर के जो हमारी सम्मेलन हुआ था, उसमें मैं भी भंवर साहब के और जूली जी के और शकुंतला जी के साथ वहाँ पहुँचा था। तो बहुत जल्दी नगर निगम बनेगा। इसके अलावा विकास की कोई कमी नहीं है। आदमी की भावना सही होनी चाहिए, सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, बीजेपी वालों की तरह नहीं होनी चाहिए। चिकित्सा विभाग में जो अभी आज PSC CSC बढ़ाई है तो अच्छी बात है, सुविधाएं मिल रही है लोगों को। साथ में गवर्नमेंट में जो उन्होंने IPD और OPD फ्री करे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो जिस तरह से इन्होंने किया है, बुरी तरह से सिंगल स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। एक तरह से सर्वाइवल बिल्कुल नहीं है। आपने तरह तरह के नियम लागू कर दिए हैं, जिसके द्वारा इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है। खर्चा इतना बढ़ गया है, आपको हर सर्टिफिकेशन के लिए इतना पैसा देना पड़ता है आपके पास में। साथ में काम जो है आपने चिरंजीवी जैसे लागू की है, तो स्पेशलिटी कोई हर स्पेशलिटी के लिए आप अलग से एम्पेनमेंट कराइए उसके लिए। ये बहुत खतरनाक हो गया है। आप NABH है तो आपको 100%, फुल NABH है तो 100% मिलेगा, प्री एंट्री लेवल है तो 95% मिलेगा, नहीं है NABH तो 85% ही मिलेगा। आप बताइए 85%, पहले ऑलरेडी पैकेज बहुत कम है उन्हें। अभी भी आज लैप अपेंडिक्स पहले 9,000 का 15,500 की, उसमें 85% निकाल लीजिए, फिर TDS निकाल के 8,000 9,000 रुपये आ रहे हैं लैप अपेंडिक्स के। तो ये ठीक नहीं है, इसका बढ़ाना चाहिए, पैकेजेस बढ़ाने चाहिए मरीज के लिए। ठीक है, आप जो सुविधा देना चाहते दीजिए ना, डॉक्टर्स भी सब तैयार है, पर आपको एक तबके को पूरी तरह खत्म कर देना इस तरह से। तो सर, इस विषय को लेकर आप सीधा आरोप राज्य सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि आमजन को तो निश्चित रूप से इस चीज़ की सुविधा मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार की कमियां रही। हाँ, डेफिनेटली पैसे नहीं मिल रहे। आज पहले हमने किया, फिर बंद कर दिया था, अभी वापस शुरू किया, अभी 1-1.5 महीना हो गया, पैसे नहीं आ रहे। भामाशाह खत्म हुए 3 साल हो गए, उसके पैसे अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक पैसे नहीं आए। रियल ग्राउंड की बात यह है कि पैसे नहीं आए, सरकारें केवल ऊपर से बातें करती है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैंने श्रीमान मुख्यमंत्री साहब को बधाई कि उन्होंने प्रदेश का पहला कृषि बजट भी आज पेश किया, तो ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है। दूसरी चीज़, उन्होंने जो ये बजट पेश किया है, ये सभी के लिए बहुत ही राहत वाली बात है, चाहे नौकरी पेशे हों,
चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो। ये सारी चीज़ें दर्शाते की है कि भाई जो सरकार है वो ज़रूर हम सभी लोगों की बातों को समझ रही है और उसको इम्प्लीमेंटेशन में भी ला रही है। आज जो कृषि की मैं बात करना चाहूँगा, कृषि के क्षेत्र में जो बजट उन्होंने पेश किया है उसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं दी हैं जिससे कि सीधा किसानों को फ़ायदा होगा। उसमें से एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि जो एजेंसियां हैं जो कृषि के लिए कार्य कर रही हैं, जिसमें से कि एक हमारी कंपनी वेयर हाउस पे काम कर रही थी। हमने 4 दिन पहले उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी से और जो MSME के चेयरमैन हैं राजीव अरोड़ा जी से मुलाकात की थी और हमने ये बताया था कि किसानों के लिए उसमें जगह होनी चाहिए। तो उस बात का उन्होंने आश्वासन दिया और आज हमें देखने को मिला। उन्होंने कहा है और इस बजट में भी दिया है कि जो औद्योगिक गलियारे जो बनेंगे वहाँ पर जहाँ पर वे एक्सप्रेस वे निकल रहे हैं, जैसे रामगढ़ में, बड़ौदा में निकल रहा है, उनके आसपास में वेयर हाउसेज़ के लिए या प्रदेश में कहीं भी वेयर हाउसेज़ के लिए बेहतरीन उनको सुविधाएं देंगे और उनको रियायती दरों पर ज़मीन का भी ऐलान किया है। तो मैं इससे बहुत हमारी जो कंपनी है जो इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर रही है, किसानों को उनको प्रेरित कर रही है कि वो अपने वेयर हाउस बनाएं और कृषि के उत्पादों के लिए भंडारण के लिए उसमें करें। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस बजट से बहुत खुश हूँ और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो। जयपुर रेंज IG उमेश दत्ता बुधवार को अलवर आए। पहले पुलिस लाइन गए, वहां फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद अन्वेषण भवन में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इससे पहले IG दत्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे अलवर में पुराने मामलों की जानकारी करेंगे। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो मामले अनसुलझे हैं उनका रिव्यू कर आगे कार्रवाई जल्द करेंगे। असल में अलवर जिले में इसी साल के 3 मामले अनसुलझे हैं जिन पर पुलिस चुप है, जिसके कारण सरकार को विपक्ष में खूब घेरा है। IG ने कहा कि अलवर सिंह द्वार है, यहाँ से अपराध को रोकने का मतलब आसपास के क्षेत्र में भी अपराध को रोकना है। क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से कार्य करेगी ताकि आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे। निश्चित तौर पे देखिए, अलवर राजस्थान का सिंह द्वार है, एंट्री पॉइंट है। ये जितना सुदृढ़ होगा, यहाँ कानून व्यवस्था और जो क्राइम की स्थिति जितनी अच्छी रहेगी और जितना कंट्रोल में रहेगी, उससे सारा इस इलाके में प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित तौर पे वही इसमें प्राथमिकता के साथ, टीम वर्क के साथ करने का प्रयास रहेगा। और साथ में जो लोकल क्राइम है, बेशक वो गैंग मूवमेंट हो या कोई भी हो, उसको लेकर कोशिश ये रहेगी कि जवाबदारी फिक्स की जा सके, जिसमें कि सारी हायरार्की जो है वो एक टीम के रूप में काम करे। और उसमें निश्चित तौर पे जो ध्येय वाक्य है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, वो उसके ऊपर उसको चितार्थ करने की प्रयास रहेगा। निश्चित तौर पे ये वाला जो एरिया है, ये इस पे मेजर फोकस रहेगा और इसमें निश्चित तौर पे कार्यबद्ध तरीके से इसमें आगे प्रगति की जाएगी। आया हूँ मैं अलवर में अभी आया हूँ। आज मैं सारे के सारे केसेस और उनका डिस्कशन करूँगा अपने ज़िले की सारी टीम के साथ और उसमें आगे एक्सपीडिशियस कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ रुकटा के प्रांतीय संयुक्त सचिव डॉक्टर रमेश बैरवा एवं डॉक्टर भरत मीणा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि आज 23 फरवरी को रुकटा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जगतपाल सिंह के नेतृत्व में आक्रोश प्रदर्शन कर मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम शोध समन्वयक डॉक्टर फूल सिंह सहारिया को ज्ञापन दिया। रुकटा प्रतिनिधिमंडल को इस विषय पर वार्ता के लिए माननीय कुलपति महोदय ने कल आमंत्रित किया है। ज्ञापन में वर्ष 2019 से अटकाई हुई PhD हेतु प्रवेश परीक्षा को जल्द आयोजित करवाने के लिए पुरजोर मांग की गई है। साथ ही यह भी मांग की गई विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एवं शिक्षकों को PhD प्रवेश परीक्षा से वंचित नहीं किया जाए। इस अवसर पर RR कॉलेज रुकटा इकाई सचिव डॉक्टर संजय दर्गन, डॉक्टर संजय रायपुरिया, डॉक्टर जोगेंद्र सहित अनेक शिक्षक एवं विद्यार्थी शामिल रहे। जैसी हमारे पास जानकारी है, लगभग 2000 विद्यार्थियों ने PhD कोर्स के लिए आवेदन किया है और ये आवेदन 2019 में किए गए थे। उसके बाद
दोबारा मौका देते हुए आवेदन मांगे गए थे, उसके बाद और भी जो है आवेदन इसमें हुए हैं, तो हम ये मान के चलते हैं लगभग 2-2.5 हज़ार बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। और मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जब आवेदन मांगे गए थे तो विश्वविद्यालय के शोध विभाग को मैं स्वयं देख रहा था, और उस समय जब मैंने विश्वविद्यालय छोड़ा था तो हमने पेपर सेटिंग करवा दी थी प्री पीएचडी कोर्स के लिए। जीडी कॉलेज अलवर को परीक्षा के लिए सेंटर भी बना दिया था, लेकिन क्योंकि उस दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव हुआ और नए कुलपति महोदय ने यहाँ ज्वाइन किया था, तो इस वजह से जो है फाइल उनके सामने रखी गई थी, तो कटसी के नाते उन्होंने उस पर अध्ययन करने के लिए समय मांगा था, इस वजह से उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया था। उसके बाद मैंने भी जो है विश्वविद्यालय छोड़कर अपने मूल विभाग कॉलेज को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद लगातार जो है अभ्यर्थियों के, शिक्षकों के जिन्होंने इसमें आवेदन किया है पीएचडी के लिए, वो लगातार अपडेट मांगते रहे हैं, और उन अपडेटों के आधार पर हम विश्वविद्यालय प्रशासन से एग्ज़ाम करवाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन हर बार यही आश्वासन मिलता रहा कि भाई इस एग्ज़ाम को करवाएंगे, अभी अध्ययन चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ऐसे करते करते ये 3 साल निकल गए हैं। तो इसी विषय पर आज हम वीसी साहब से बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमको सूचित किया है कि कल वो इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे, तो इसलिए आज हमने जो है विश्वविद्यालय के शोध विभाग के इंचार्ज डॉक्टर फूल सिंह सहरिया जी को अपना ज्ञापन दिया है, और उसमें ये मांग की है कि जल्द से जल्द पीएचडी का एग्ज़ाम करवाया जाए, ताकि जो शिक्षक जिनको प्रमोशन के अंदर फ़ायदा मिलता है उनको पीएचडी करने का अवसर मिल सके, और जो विद्यार्थी नेट जेआरएफ करके एलिजिबल हो गए हैं कॉलेज शिक्षक बनने के लिए, जिनको फेलोशिप मिलती है, उनको भी पीएचडी में अपना एनरोलमेंट कराने का अवसर मिल सके, ताकि उनकी फेलोशिप जो है लुप्त नहीं हो। तो ये तमाम जनहित के विषयों को लेकर हम आज बात करना चाह रहे थे। तो अभी तो हमको यही लगता है कि कहीं हमने ये भी आश्वासन दिया है विश्वविद्यालय को कि कहीं कहीं जन संसाधनों की अगर कमी है विश्वविद्यालय के पास में, तो कॉलेज शिक्षक अपना सहयोग करने के लिए तैयार है। क्या नाम है? मैं डॉक्टर भरत मीना, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ रुकटा की तरफ से आज 2019 मई से पीएचडी की प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाने के लिए फॉर्म अप्लाई करवाए थे। करीब 3 साल होने को है, और करीब 2000 आवेदनकर्ताओं के मैं समझता हूं कि 30 लाख रुपए फ़ीस के तौर पर यूनिवर्सिटी ने लिए हैं, और 3 साल से यहाँ परीक्षा आयोजित नहीं करवाई गई है। इससे न केवल सेवारत शिक्षक बल्कि बड़ी तादाद में इस दरमियान जो सीनियर स्टूडेंट हैं, MA पीजी कर चुके हैं, वो वंचित हो रहे हैं अवसरों से। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आजकल यूजीसी ने पीएचडी की योग्यता को अनिवार्य कर दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसलिए विशेष तौर पर अलवर इलाके के जो शिक्षक है, विद्यार्थी है, वो बुरी तरह वंचित हो रहे हैं। लिहाजा हमारी मांग है कि माननीय कुलपति महोदय और यूनिवर्सिटी प्रशासन जल्द से जल्द पीएचडी प्रवेश के लिए एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाए, ताकि हम लोगों को अवसर मिल सके। आर्य कन्या विद्यालय समिति के संस्थापक श्री छोटू सिंह आर्य के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 23 फरवरी से 27 फरवरी तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आर्य कन्या विद्यालय समिति के निदेशक शर्मा ने बताया कि आज आर्य कन्या विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें स्कूल के 57 बच्चे भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में कल निबंध प्रतियोगिता, उसके बाद रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी एवं 27 फरवरी को प्रतियोगिताओं में विजेता रहे बालक बालिकाओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आर्य कन्या विद्यालय समिति के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय छोटू सिंह जी आर्य की पुण्यतिथि एवं माता शारदा देवी आर्य की पुण्यतिथि के अवसर पर ये आयोजन किया जा रहा है। 23 फरवरी आज से और 27 फरवरी तक ये आयोजन चलेगा। आज पहला दिन है। आज बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें आर्य कन्या विद्यालय समिति के अंतर्गत जो संस्थाएं चल रही हैं, उन संस्थाओं में से बच्चे आए हैं। लगभग 57 बच्चे हैं, और जिन्होंने दी थी फॉर्म भरा था, सभी बच्चे उपस्थित हैं। हमने विषय रखा है कि कोरोना काल में यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म सिद्ध हुआ, और बच्चे बहुत ही उत्साह से इसमें भाग लेके आए हैं। इस समय आर्य कन्या विद्यालय समिति के प्रधान आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद जी गुप्ता, मंत्री प्रदीप कुमार जी आर्य तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित हैं। आज जो जज के रूप में पधारी हैं वो हमारी श्रीमती कमल आर्य हैं,
श्रीमती ईश्वर देवी हैं, श्रीमती मंजू गुप्ता हैं, वो तीनों मिलकर इसका जजमेंट करेंगी और फिर प्रतियोगिताएं का इनको पुरस्कृत किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विभिन्न विभागों के कर्मचारी व संगठनों ने अलवर नंगली चौराहे पर आतिशबाजी कर और दिए जलाकर बजट पास में अलवर को मिली सौगातों की खुशी में एक दूसरे को बधाई के साथ गहलोत सरकार को धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी को, हमारे अलवर जिले के कैबिनेट मंत्री सम्मान्य टीकाराम जूली जी को, हमारे अलवर जिले के कैबिनेट मंत्री बहन शकुंतला रावत जी को, हमारे समस्त विधायक गणों को और सारी कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिए बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने जानदार, शानदार, असरदार बजट इस प्रदेश को दिया है। किसी भी क्षेत्र को उन्होंने वंचित नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने देखो भिवाड़ी में डीजे कोर्ट खोला, भिवाड़ी में मिनी सचिवालय खोली, तिजारा में एडीजे कोर्ट खोली, बहरोड में जिला अस्पताल खोला, नीमराणा और टपूकड़ा को नगर पालिका बनाया। इसके अलावा साड़ोली में उप तहसील बनाई। आपके इसमें अकबरपुर में और बगड़ तिराहे पर नया थाना खोला, कठुमर में डीवाईएसपी ऑफिस खोला, अलवर शहर को हेरिटेज सिटी बनाया, मन्नी के बड़ पर अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट दिया। सबसे बड़ी बात किसान भाइयों के लिए, आम आदमी के लिए कि जो लोग 100 यूनिट तक बिजली खर्च करेंगे उसको 50 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। उसके अलावा जो 150 यूनिट तक बिजली खर्च करेंगे उनको 3 रुपये पर यूनिट छूट दी जाएगी। उसके अलावा जो लोग 150 से ज़्यादा यूनिट खर्च करेंगे उनको 2 रुपये यूनिट की छूट दी जाएगी। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा आज बजट भाषण में जो है कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना जो बहाल की है उसकी खुशी में उनका आभार व्यक्त करने के लिए गहलोत जी का और उनको धन्यवाद प्रेषित करने के लिए राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम जिला शाखा प्रथम एवं द्वितीय द्वारा यहाँ पर आतिशबाजी करके नंगली सर्किल पर और जो है हम गहलोत जी के लिए शुभकामनाएं, आगे के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं और उनको कोटि कोटि उनका आभार और धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। आपका नाम क्या सर? राजेंद्र प्रसाद शर्मा, प्रदेश ऑडिटर। 24 फरवरी को बृहस्पति तारा होगा अस्त, मांगलिक कार्यों पर लगेगी रोक। पंडित जगदीश शर्मा ने बताया कि 24 फरवरी दोपहर 1:15 पर बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, जिससे सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। अगले महीने 26 मार्च शनिवार को पूर्व दिशा में उदय होंगे। उन्होंने बताया कि 4 मार्च को फुलेरा दूज का स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त है। इस दिन शादी के बाद सभी शुभ मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। 24 फरवरी गुरुवार को कल दोपहर 1:15 पे बृहस्पति तारा, जिसे कि गुरु भी कहते हैं, 1 महीने के लिए पश्चिम दिशा में अस्त हो जाएगा। साधारण और बोलचाल की भाषा में इसे तारा डूबना भी कहते हैं। बृहस्पति अर्थात गुरु अस्त होने से शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर 1 महीने के लिए रोक लग जाएगी। अगले महीने 26 मार्च शनिवार को सूर्योदय पूर्व प्रातःकाल 4:50 पर यह बृहस्पति तारा पूर्व दिशा में उदय होगा। शास्त्रोक्त यह भी माना जाता है कि इस 1 महीने की बृहस्पति अस्त की अवधि में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते, परंतु शास्त्रोक्त 4 मार्च शुक्रवार को फुलेरा दूज का स्वयं सिद्ध अर्थात अबूझ मुहूर्त है। इस दिन शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, क्योंकि शास्त्र का विधान है कि स्वयं सिद्ध अर्थात अबूझ मुहूर्त में तारा डूबने का कोई भी दोष नहीं माना जाता है। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए यार, नमस्कार।